हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, दिसंबर के यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और उसके आंसर की कभी भी दोस्तों आ सकती है। और जून में होने वाले यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम्स की डेट भी दोस्तों आ चुकी है, तो हमें अपनी पढ़ाई को वैसे ही कंटिन्यू रखना है कि अगले के लिए हमें तैयार रहना है। दोस्तों, हम लोग चैप्टर वाइज जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं वो कवर कर रहे थे। इससे हम अच्छे से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को एनालाइज करके और जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं उनको व्याख्या सहित दोस्तों पढ़ रहे थे, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एनालाइज हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस तैयार हो जाएं। दोस्तों, इसको हम टॉपिक वाइज कर रहे थे। और दोस्तों, इसके पहले की वीडियोज़ में हम लोगों ने शिक्षण अभिवृत्ति टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट कर दिया था और इसके दोस्तों 100 क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी इसके पहले की वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। दोस्तों, 100 क्वेश्चंस इसके पहले की वीडियोस में कवर हो चुके हैं और हम लोग उसके आगे के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे ये वीडियो। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, एक महाविद्यालय स्तर के सहायक प्रोफेसर ने विश्लेषण और संश्लेषण कौशल पर केंद्रित विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक आयाम का विकास करने के उद्देश्य से अपनी व्याख्याओं की एक योजना बनाई। नीचे मदों के 2 सेट दिए गए हैं। सेट 1 है संज्ञात्मक अंतर विनिमय के स्तर से संबंधित है और सेट दूसरा है उन्हें बढ़ावा देने के लिए मूलभूत अपेक्षाओं से संबंधित है। दोनों सेटों को सुमेलित कीजिए और कूट से सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। तो दोस्तों, एक तरफ सेट पहला दिया गया है संज्ञानात्मक अंतर विनिमय स्तर और सेट दूसरा दिया गया है संज्ञानात्मक को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकताएं। चलिए दोस्तों, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसका दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, इसकी व्याख्या है, इस ए दिया गया है स्मृति स्तर, तो इसकी संज्ञानात्मक को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकताएं दोस्तों क्या है? प्रस्तुतिकरण के दौरान दिए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्ज करना। बी है अवबोध स्तर, इसका होगा दोस्तों किसी बिंदु के उदाहरणों और गैर उदाहरणों को पृथक करने का अवसर देना। और दोस्तों सी दिया गया है विमर्शी स्तर, विवेच्य बिंदुओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करना और उन पर चर्चा करना। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम संबंधों के संदर्भ में निम्नांकित कथनों के समुच्चय में से कौन सा स्वीकार्य कथन है? अपना उत्तर दर्शाने के लिए सही कूट का चयन करें। तो दोस्तों, इसका ए दिया गया है, जब छात्र किसी परीक्षा में असफल होते हैं तो वह शिक्षक है जो असफल होता है। और नंबर दूसरा दिया गया है, इसका प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य अधिगम सुनिश्चित करना होता है। तीसरा दिया गया है, अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है। चौथा है, शिक्षण के बिना कोई अधिगम नहीं हो सकता है। और पांचवा है, कोई शिक्षक शिक्षण करता है किंतु वह सीखता भी है। और दोस्तों, इसी में छठवां है, वास्तविक अधिगम का अभिप्राय कंठस्थ किया जाने वाला अधिगम है। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, 1, 2, 3 और 5। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों के समुच्चय में से कौन सा शिक्षण और अधिगम के प्रकृति एवं उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप में प्रस्तुत करता है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन से पहले दोस्तों ये कथन देख लेते हैं। नंबर 1 दिया गया है, शिक्षण विक्रय के समान है और अधिगम खरीदारी के जैसा है। दूसरा दिया गया है, शिक्षण सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम व्यक्तिगत कृत्य है। तीसरा है, शिक्षण में अधिगम निहित है जबकि अधिगम शिक्षण को समाहित नहीं करता। चौथा दिया गया है दोस्तों, शिक्षण एक प्रकार का ज्ञान और अंतरण है जबकि अधिगम इसे प्राप्त करने जैसा है। दोस्तों, 5वें नंबर पे है, शिक्षण एक अंतःक्रिया है और प्रकृति में त्रिपदी है जबकि अधिगम एक विषय के अंतर्गत सक्रिय कार्य है। दोस्तों, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2, 3 और 5। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुदेशनात्मक विविधता। चलिए दोस्तों, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसके लिए परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं ताकि अधिगमकर्ता एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करे और इच्छित लक्ष्यों का अनुभव करे। शिक्षक शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए विविध अनुदेशनात्मक प्रविधियों का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें एक अभिकथन दिया गया है और दूसरा उसका रीजन या तर्क दिया गया है।
तो इसका अभिकथन है समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होना चाहिए। और तर्क दिया गया है समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ए सही है लेकिन आर दोस्तों गलत है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अभिकथन समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होना चाहिए सत्य है, जबकि तर्क समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है असत्य है, क्योंकि अधिगम अनुभव द्वारा अनौपचारिक तरीके से भी प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुच्चय शिक्षण की प्रकृति और उद्देश्य का उत्तम ढंग से विवरण प्रस्तुत करता है। नीचे दिए गए कूट में से अपने उत्तर को चुनिए। तो ए है शिक्षण और अधिगम अविच्छिन्न रूप से संबंधित हैं। बी शिक्षण और प्रशिक्षण के बीच कोई अंतर नहीं है। सी दिया गया है दोस्तों समस्त शिक्षण का सरोकार छात्रों में कुछ प्रकार के रूपांतरण को सुनिश्चित करने से होता है। डी दिया गया है समस्त अच्छा शिक्षण प्रकृति में औपचारिक होता है। ई है शिक्षक एक वरिष्ठ व्यक्ति होता है। और एफ है शिक्षण एक सामाजिक कृत्य है, जबकि अधिगम एक व्यक्तिगत कृत्य है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, ए, सी और एफ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में शिक्षा संप्रेषण से संबंधित समीपस्थ विकास की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, लेव व्योत्स्की। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कक्षा संप्रेषण से संबंधित समीपस्थ विकास की अवधारणा प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक लेव व्योत्स्की द्वारा विकसित की गई है। और वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र का तात्पर्य बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच होने वाले अंतर से है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है और उनके अनुसार बालक का विकास समाज के द्वारा होता है। बालक भाषा की सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही सीखता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शोध पद्धति में नैसर्गिक परिवेशों तथा अर्थप्रदायी प्रक्रियाओं पर बल लिया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, व्यष्टि अध्ययन पद्धति। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्यष्टि अध्ययन सामाजिक वास्तविकता को जानने के लिए प्रदत्तों के संकलन, संगठन, विश्लेषण तथा प्रस्तुतिकरण का एक ढंग है और अध्ययन के क्षेत्र में सीमित होने के कारण इस प्रकार के अनुसंधानों में सूक्ष्मता तथा गहराई से संबंधित इकाई के व्यवहार, प्रतिमानों व उसे प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तृत गुणात्मक अध्ययन करना संभव होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी की कल्पना और उसकी पहल को शामिल किए जाने का महत्व निम्नलिखित में से किसमें है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, शिक्षण की व्यष्टि विधि। विद्यार्थियों की कल्पना और उसकी पहल को शामिल किए जाने का महत्व शिक्षण की व्यष्टि विधि में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकित सूची में से उन कथनों की पहचान कीजिए जिन्हें शोध साक्ष्यों से समर्थित प्रभावी शिक्षण के प्रमुख व्यवहारों के रूप में माना जाता है। तो दोस्तों इसका ए देख लेते हैं, कथन देख लेते हैं सारे। पहले ए कथन है संरचना देना जिससे क्या आगे कहा जाना है के विषय में व्यवस्था देने हेतु टिप्पणियां दी जाती हैं। बी है प्रक्रिया एवं विषय वस्तु आधारित प्रश्न पूछना। सी है शिक्षक की प्रस्तुति की सीमा तक असंदिग्ध है, इससे संबंधित स्पष्टता। डी है दोस्तों विद्यार्थियों के विचारों एवं अवदानों को शिक्षक द्वारा विषय प्रस्तुति में अपने द्वारा की गई प्रस्तुति में जोड़ना। और ई दिया गया है अनुदेशनात्मक विविधता, जिससे तात्पर्य है कि शिक्षक की प्रस्तुति में प्रसरण एवं लचीलापन। एफ है विद्यार्थी सफलता दर, जिसका तात्पर्य है विद्यार्थी किस गति से अवबोध करते हैं तथा अभ्यासों को सही ढंग से पूरा कर लेते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, सी, ई और एफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुविध प्रज्ञा के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नांकित में से किसने किया। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, होवार्ड गार्डनर ने। चलिए व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। बहुविध प्रज्ञा के सिद्धांत का प्रतिपादन होवार्ड गार्डनर ने किया है और गार्डनर ने कहा कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुप्रकारीय होता है। उसने कुल 7 तरह की बुद्धि बताते हुए
कहा कि ये सातों बुद्धि परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं एवं प्रत्येक के क्रियाशील होने के ढंग अलग-अलग होते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कक्षा में अधिगम कराने के लिए विद्यार्थियों के किस योग्यता स्तर का ध्यान रखना चाहिए? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, औसत स्तर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। कक्षा में अधिगम के लिए विद्यार्थी की औसत स्तर की योग्यता का ध्यान रखना चाहिए और सभी छात्रों से एक समान व्यवहार करना चाहिए और अपने अध्यापन के माध्यम से स्पष्ट कर दें कि आपके लिए सभी विद्यार्थी बराबर हैं और उन सबके साथ सम्मान के साथ बात करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षक बनने के आप किस कथन से अधिक सहमत हैं? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, समाज में अधिक सम्मान प्राप्त करने के लिए। इसकी व्याख्या है दोस्तों, शिक्षक का दर्जा समाज में हमेशा से ही पूजनीय रहा है और कोई उसे गुरु कहता है तो कोई शिक्षक कहता है। ये सभी शब्द एक ऐसे व्यक्ति को चित्रित करते हैं जो सभी को ज्ञान देता है, सिखाता है और जिसका योगदान किसी भी देश या राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करना है। अतः शिक्षक को समाज में अधिक सम्मान प्राप्त है। दोस्तों इसी के साथ हमारे ए का बी पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से शिक्षार्थी की विशेषताएं, किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं, शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक व्यक्तिगत भिन्नताएं। दोस्तों इस टॉपिक के अभी हम लोग सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे और इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वयस्क शिक्षार्थियों की विशेषता नहीं है? दोस्तों ए है वे परिपक्व शिक्षार्थी होते हैं, बी है वे तार्किकता से कार्य कर सकते हैं, सी है वे उचित स्थिर पहचान खोजते हैं, डी वे संतुलित चयन कर सकते हैं और ये है बहुधा समसामयिक मूल्यों पर प्रश्न उठाते हैं। तो इसका दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा सी, केवल सी और ई। वयस्क शिक्षार्थियों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, वे परिपक्व शिक्षार्थी होते हैं, वे तार्किकता से कार्य कर सकते हैं, वे संतुलित चयन कर सकते हैं, वे लक्ष्य उन्मुखी होते हैं और इनके विचारों में लोचशीलता नहीं होती है इत्यादि। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नीचे दो कथन दिए गए हैं दोस्तों। पहला कथन है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन की खोज थॉर्नडाइक ने की थी और कथन दूसरा है, क्लासिकी अनुकूलन की खोज इवान पैवलोव ने की थी। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कथन पहला गलत है किंतु कथन दूसरा सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कथन पहला गलत है क्योंकि क्रिया प्रसूत अनुकूलन दंड और प्रबलन के द्वारा अधिगम प्रक्रिया की खोज B.F. स्किनर ने की थी और कथन दूसरा दोस्तों सही है क्योंकि क्लासिकी अनुकूलन संगठन से अधिगम की खोज इवान पैवलोव ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन में लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से सुमेलित करना है, तो चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सूची 1 में है सूचना प्रसंस्करण मॉडल और सूची 2 में है विकासकर्ता। तो ए दिया गया है आगमनात्मक सोच हिल्डा टाबा, बी है स्मृति विज्ञान माइकल प्रेस्टली, सी है अग्रिम संगठक डेविड आसुबेल और डी है समस्या समाधान की रचनात्मक विधि सिनेटिक्स। तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों बिल गॉर्डन, ये विकास करता है इन मॉडल्स के। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 6 वर्ष की आयु से पहले बच्चों के मस्तिष्क का कितने प्रतिशत विकास हो जाता है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा 85%, यानी कि 85% विकास 6 वर्ष की आयु से पहले के बच्चों का हो जाता है। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मस्तिष्क मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र है और जन्म के समय इसकी औसत माप वयस्क मस्तिष्क के आयतन का 25% होता है। पहले साल में यह दुगना यानी 50% तक हो जाता है और यह उत्तरोत्तर 2 वर्ष तक 75%, 3 वर्ष तक 80% और 6 वर्ष की आयु तक लगभग 90% विकास करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संज्ञानात्मक क्षेत्र के निम्नलिखित उद्देश्यों को कार्य की जटिलता के आधार पर पदसोपानिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ए दिया गया है अनुप्रयोग, बी है मूल्यांकन, सी ज्ञान, डी विश्लेषण, ई है संश्लेषण। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ए, डी, ई, बी। संज्ञानात्मक क्षेत्र के दिए गए उद्देश्य को ब्लूम के अधिगम वर्गीकरण से किया गया है और जटिलता के आधार पर संज्ञानात्मक क्षेत्र के दिए गए उद्देश्यों का पदसोपानिक क्रम है। सी दिया गया है ज्ञान, ए है अनुप्रयोग, डी विश्लेषण, बी मूल्यांकन और ई है संश्लेषण। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से दोस्तों सुमेलित करना है।
तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसका सी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। सूची 1 में है व्यवहारात्मक प्रतिमान और सूची 2 में है निर्माणकर्ता। तो पारंगत अधिगम का हो जाएगा बेंजामिन ब्लूम। प्रत्यक्ष निर्देश का हो जाएगा टॉम गुड। दोस्तों सी है अनुरूपता का कॉर्ल स्मिथ और डी सामाजिक अधिगम का अल्बर्ट बांडुरा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से वैयक्तिक क्षमता का निर्माण करते हैं। तो नंबर 1 है समानानुभूति, दूसरा है अभिप्रेरण, तीसरा है सामाजिक कौशल, चौथा है स्व जागरूकता, पांचवा है आत्मनियंत्रण। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। 2, 4 और 5। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वैयक्तिक क्षमता बताती है कि हम खुद को कैसे प्रबंधित करते हैं। निम्नलिखित वैयक्तिक क्षमता का निर्माण करते हैं। पहला है स्व जागरूकता, अपनी आंतरिक अवस्थाओं, वरीयताओं, संसाधनों और अंतर्ज्ञानों को जानना। दूसरा है आत्मनियंत्रण, अपनी आंतरिक अवस्थाओं, आवेगों और संवेगों का प्रबंधन करना। और तीसरा है प्रेरण, भावनात्मक प्रवृत्तियां जो लक्ष्यों तक पहुंचने में मार्गदर्शन या सुविधा प्रदान करती हैं। दोस्तों इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखें, एनालाइज करें और दोस्तों लाइक करें।